सुबह उठ के छोटे बसे चैन कर, सक्सेस के बीच को अंदर प्लांट कर, नहीं संग भेड़ के तू है पैंथर, सब लिख दिया है हमारे एंटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे इससे ऑब्जेक्टिव बने या सब्जेक्टिव बने, किसी भी टाइप के क्वेश्चन बने, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना और हर बात बहुत अच्छे से सुनना। देखो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के ऊपर। देखो सबसे पहले आखिरकार हम लोग बात करेंगे डायमैग्नेटिक। मैं ये कहूँगा तुमसे कि डायरेक्ट उसको प्रॉपर्टी याद करने से अच्छा है कि पहले उसको धीमे धीमे समझते जाना। अगर तुम्हें हर बात क्लियर हो जाएगी तो मैं उसकी प्रॉपर्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तो सबसे पहले आखिरकार हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक। देखो डायमैग्नेटिक की पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब जैसे मान लो मैग्नेट है, जब तुम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, फीबली रिपेल्ड होने लगता है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, अगर तुम यहाँ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखोगे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इस साइड रिपेल होने लगेगा। इसकी पहली प्रॉपर्टी। देखो घबराना नहीं, आखिरी में मैं क्या क्या करूँगा, तीनों लोगों को समराइज़ करूँगा, एक सिंपल सी एक टेबल बना दूंगा। देखो अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। दूसरी प्रॉपर्टी है जैसे मान लो यहाँ एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट यहाँ है, ए नॉर्थ है ए साउथ है, तो बेसिक सी सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने क्या रखा, एक डायमैग्नेटिक की रॉड रखी। जैसे मान लो हमने डायमैग्नेटिक के अंदर एक रॉड रख दिया, तो डायमैग्नेटिक का इस तरीके से याद रखना कि जिसकी थाली में खाते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं। तो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, और यहाँ नॉर्थ आ गया तो यहाँ साउथ आ जाएगा। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके अंदर इंड्यूस हो जाते हैं। देखो ये हुआ ना इंड्यूस इसके साथ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये क्या करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड सीधी जानी चाहिए तो वो ऐसे जाना स्टार्ट हो जाती हैं, क्या ऐसे जाना स्टार्ट हो जाती हैं इस तरीके से। तो बेसिकली क्या कैसे ने मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर दिया है। एक बात सुन ली हमने। देखो अब ये तो कहानी तब की थी जब हमने क्या रखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया वहाँ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे जहाँ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि इस हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर थी। अब हम रखने वाले हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हम नॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखते हैं कोई डायमैग्नेटिक, तो पता है कहाँ से काम मूव करता है, वो करता है स्ट्रॉन्ग टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो मैग्नेट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 टेस्ला है, और यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ है 5 टेस्ला। तुम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ रखोगे तो ये ऑब्जेक्ट, ये डायमैग्नेटिक यहाँ को मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, बोलते हैं कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो मूव्स करता है स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। देखो इसी बात को हम लोग और ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। हमने ली एक कटोरी इस तरीके से, और उसके अंदर हमने डायमैग्नेटिक का एक मटेरियल रखा, मतलब जो लिक्विड के फॉर्म में था। जब तुम लिक्विड के फॉर्म में रखोगे ना तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कहानी। देखो ये जो यहाँ जो ऐसा तुम्हें ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, ये इसका मतलब पता क्या है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो सेंटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए यहाँ से शेप देखने को मिल रहा है। अगर हम क्या करते हैं इनकी दूरियाँ और ज़्यादा कर देते हैं, जब हमने दूरियाँ इनकी थोड़ी ज़्यादा करी तो हमें देखने को मिला है कि यहाँ जो हमें शेप देखने को मिला, यहाँ शेप इस तरीके से देखने को मिला। क्या समझे, इसका मतलब ये है कि यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। क्या समझे, सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई है। अब देखो अब हम बात करने वाले हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, कि चौथा पॉइंट जैसे मान के चलते हैं कि
देखो ये वाला पॉइंट तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे मान लो एक नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल है। हमने क्या किया, यहाँ इसको हैंग किया और यहाँ तुमने रखा मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट को रखा है, मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा है। बाकी जगह क्या होता है कि अगर ऐसे लटकाओगे तो ऐसे हो जाता है। अगर तुम इसके अंदर लटकाओगे तो जो सब्सटेंस रखा हुआ है ना तुमने, वो इस तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है तो जो तुम्हारा बार होगा ना जो रखा है डायमैग्नेटिक, वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हो गई इसकी किसकी, चौथी प्रॉपर्टी। अब देखो इन सबसे तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली है कि जो डायमैग्नेटिक के अंदर आ रहा है बिहेवियर वो जस्ट अपोजिट आ रहा है। और दूसरी बात बता दूं कि इसके अंदर फीविल मतलब वीक मैग्नेटाइजेशन है। क्या है, वीक मैग्नेटाइजेशन। तो इस बात से हमें देखने को मिलता है कि ससेसिबिलिटी होती ना एक्सएम, इसका बेसिकली m/h होता है, एक प्रकार का रेशियो होता है। ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी जो वैल्यू हमें देखने को मिलती है वो मिलती है नेगेटिव और -1 और 0, मतलब बेसिकली इतनी होती है 0.0015 के आसपास। ये किसके लिए होती है, होती बिस्मथ के लिए। क्या होती है, मतलब इसकी वैल्यू, ससेसिबिलिटी की वैल्यू स्मॉल होती है एंड नेगेटिव होती है। क्या समझे। अब हम बढ़ते हैं आगे के लिए। छठवां पॉइंट क्या है, वो है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी, देखो परमेबिलिटी जिसका फॉर्मूला आता है μr = 1 + xm। तो हो इसकी वैल्यू नेगेटिव है और वेरी स्मॉल है। तो हम क्या देखने को मिलेंगे कि रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव तो होगी लेकिन लेस देन 1 होगी। क्या समझे, लेस देन 1, क्योंकि जैसे मान लो 1 तो है, 1 में से अगर तुम कुछ घटाओगे तो 1 से तो कम ही आएगी ना, इसलिए इसकी वैल्यू रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव मतलब लेस देन 1 आती है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक जो देखा होगा कि अगर तुमने फेरोमैग्नेटिक पिछली वाली वीडियो में गलती से सुन लिया हो, बताया था कि जो फेरोमैग्नेट होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होती है उनकी। अगर टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी घटती बढ़ती है, जिसकी वजह से ससेसिबिलिटी की वैल्यू घटती देखने को मिलेगी। जिसके अंदर तुमने क्यूरी लॉ पढ़ा था, मॉडिफाइड क्यूरी लॉ पढ़ा था। लेकिन उसमें उसी वीडियो में मैंने बताया था कि जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनके ऊपर टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने क्या देखा कि हम बना रहे हैं ससेसिबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ। ये है XM और ये रहा, तो यहाँ 0 है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो ससेसिबिलिटी की वैल्यू इस तरीके से है। ये है डायमैग्नेटिक के लिए। जैसे मान लो अगर हम बनाते हैं किसके लिए, बिस्मथ के लिए बनाते हैं, तो बिस्मथ के लिए क्या होगा, मान लो यही मान के चलते हैं कोई की वैल्यू है -0.0015 इस तरीके से। क्या समझे। और अगर तुमसे इसी बात में कोई पूछ ले कि रिलेटिव परमेबिलिटी के लिए बनाओ, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये T हो जाएगा, ये XM हो जाएगा, सॉरी ये रिलेटिव परमेबिलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू मान लो 0 से यहाँ देख लो कितनी मिलेगी। क्या समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं पैरामैग्नेटिक। देखो मैं कहता हूँ कि चाहे तुम्हारा सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव पेपर हो, हमेशा पूरा पढ़ने की कोशिश करना कि हर टॉपिक तुम्हें क्लियर आना चाहिए। कभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसके क्या एडवांटेज हैं और जो बच्चे छोड़ के पढ़ते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को अगर फोकस करते हैं, उनके क्या नुकसान है। देखो अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, पैरामैग्नेटिक। अगर तुम्हें डायमैग्नेटिक समझ में आ गया तो पैरामैग्नेटिक तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, और तुम्हें पैरामैग्नेटिक समझ में आ जाएगा तो तुम्हें फेरोमैग्नेटिक समझ में आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि फोकस तुम्हें किस पे करना चाहिए, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक समझो, उसके जस्ट ऊपर एक साइड जाओ तो डायमैग्नेटिक, उसके आओ तो फेरोमैग्नेटिक। देखो
जो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो फीबली मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। यहाँ लिख लो फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। देखो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि बात समझ में नहीं आई होगी, यहाँ से क्लियर होगी। जैसे मान लो हमने क्या किया कि हमने रखी मैग्नेट, यहाँ रखी इस तरीके से, एक मैग्नेट रखी यहाँ से, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और इसके बीच में हमने क्या रखा है, हमने रखा है पैरामैग्नेटिक का कोई मटेरियल। क्या किया हमने, पैरामैग्नेटिक का एक मटेरियल रख दिया है। अब देखो यहाँ तुम्हें कुछ कहानी इस तरीके से देखने को मिलेगी कि अभी मान लो ऐसे डायरेक्ट सीधी जा रही थी, अब क्या करेंगी, यहाँ देखो, अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ डेवलप हो जाएगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब तुम्हें लगेगा कि ए वाला ऑब्जेक्ट इन लाइन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कुछ लाइन क्या करेंगी, इसमें से ऐसे पास भी होंगी। क्या समझे, मतलब बेसिकली तुम्हें समझ में आया कि अभी जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही थी वो इस ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करने लगा है। लेकिन कम अमाउंट में ही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाती हैं, क्योंकि ये फीबली मैग्नेटाइज होता है। अगर ज़्यादा मैग्नेटाइज होता तो ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलती। और एक चीज़ और बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ इक्वल टू μ0/H, ये फॉर्मूला होता है। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये परमेबिलिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये तो बात रही कब की, जब हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। अब तीसरी बात जो करने वाले हैं कि अगर हम कोई डायमैग्नेटिक मान लो लिक्विड मान लिया है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या कहानी तुम्हें देखने को मिलेगी। जैसे देखो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुम रखोगे तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं। देखो इस तरीके से जाते हैं। जैसे मान लो ए नॉर्थ है, ए साउथ है, हमने देखा कि इसके सेंटर में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। इस तरीके से कटोरा रखा, इसके अंदर तुम जैसे ही क्या नाम रखोगे लिक्विड पैरामैग्नेटिक का, तो कुछ इस तरीके शेप में आ जाएगा। क्या जाएगा, इस तरीके शेप में आ जाएगा। देखो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ देखो उठ के आ गया है, जहाँ कम है वहाँ मतलब बेसिकली क्या कि इसने इस साइड जाने की कोशिश करी, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। हमने क्या किया और दूरियाँ थोड़ी बढ़ाई। जैसे ही दूरियाँ बढ़ाई तो क्या देखने को मिला कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो देखने को मिला तो इसकी हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला। क्या समझे, मतलब अब ये लिक्विड इस साइड को मूव करना स्टार्ट हो गया। किस साइड हो गया, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो अगर थोड़ा थोड़ा अगर समझ के चलोगे तो बहुत आराम, कोई देखो ज़्यादा कठिन तो वैसे भी नहीं है। आप देखो हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर हम मान लो कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में और साउथ में, मतलब इस तरीके से रखा, मान लो इस तरीके से हमने लटकाया। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरीके से परपेंडिकुलर हो रहा था, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसको इस तरीके से लटकाओगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है और इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा। ये किसकी खासियत है, ये खासियत है पैरामैग्नेटिक की। अब बात करते किसके ऊपर, वही कि इसकी ससेबिलिटी क्या होती है। देखो इसकी ससेबिलिटी जो होती है, तो अब तुमने एक चीज़ यहाँ देख ली है कि जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के में। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि ससेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव तो हो गई है, लेकिन यहाँ क्या दिक्कत देखने को मिल रही है कि मतलब बहुत कम मैग्नीट्यूड में मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन बहुत कम वैल्यू में हो रहा ना, तो इसकी वैल्यू मतलब स्मॉल होगी। हम वही बात करते कि मान लेते हैं कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे हमने मान लिया एल्युमिनियम, इसकी ससेबिलिटी की वैल्यू होती है 1.8 इंटू 10 की पावर -6। -6 समझ रहे हो, तो मतलब बेसिकली अगर यहाँ करोगे 1.8 इंटू 10 की पावर 6,
10⁻⁷ और 1 2 3 4 5 इतना पॉजिटिव है लेकिन बहुत कम है, मतलब बेसिकली इसकी वैल्यू 0 से लेकर तुम्हें 1 के बीच में देखने को मिलेगी। अब वही बात करते हैं कि आखिरकार छठवां इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी म्यू आर की। देखो म्यू आर का फॉर्मूला होता है 1 + XM ससेबिलिटी। मैं कहता हूँ कि ससेबिलिटी तुम याद रखोगे, तुम्हें रिलेटिव परमेबिलिटी कोई बड़ी बात नहीं होगी पता लगाना। अब देखो ए वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ए वाली वैल्यू 1 है, तो ससेबिलिटी की वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, मिलेगी पॉजिटिव तो देखने को मिलेगी और एक ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगी। क्या समझे, ग्रेटर देन 1। अब जो 7वां पॉइंट है कि वो है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, उनकी जो मैग्नेटाइजेशन होती है, ससेबिलिटी जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। XM इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो ससेबिलिटी की वैल्यू घटती जाएगी, मतलब मैग्नेटाइजेशन घटता जाएगा। तो और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि XM इज इक्वल टू C/T। जो C होता है ये होता है क्यूरी कांस्टेंट, और जो तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन फॉर्मूला आया गया ना, इसी को बोलते हैं हम क्यूरी लॉ। तो इसी के बेसिस पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं कौन सा, ससेबिलिटी का और टेम्परेचर का। एक चीज़ याद रखना कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता तो अक्सर ये ग्राफ इस तरीके से ही बनता है। क्या समझे, इस तरीके से ग्राफ, वो बात अलग है कि थोड़ा इस तरीके से चिपक के इस तरीके से जाता है, मतलब बेसिकली कि अगर तुम्हें एग्जाम में इस तरीके से बना के आ जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अब तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में दिखाया जाएगा कि किसी में ग्राफ इस तरीके से दिखाएगा, किसी में ग्राफ इस तरीके से दिखाएगा, किसी में ग्राफ इस तरीके से दिखाएगा, तो तुम्हें ये वाला लगा के चले जाओगे तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। देखो हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, फेरोमैग्नेटिक के ऊपर। फेरोमैग्नेटिक बड़ा कमाल का है, वही फेरोमैग्नेटिक जो हम रियल लाइफ में ज़्यादातर अक्सर देखा हुआ है। बाकी सब भी रियल लाइफ में देखे होंगे, लेकिन आखिरकार फेरोमैग्नेटिक से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परिचित रहते हैं। तो बता दें आखिरकार फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो आयरन होता है ना, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। जो कोबाल्ट निकल होते हैं सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो देखो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलता है। पहला पॉइंट क्या लिखो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन का अभी बताते हैं मतलब क्या है। देखो अगर तुमने कभी देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन का जस्ट इतना ही मतलब है कि जो आयरन का पीस होता है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती हैं। और तुम अगर देखने को मिलेगा, जैसे अगर मान लो तुमने इस तरीके से रखा, ये मान लो मैग्नेट था, वार मैग्नेट था, इसके अंदर तुमने मान लो क्या चिपकाया, ये एक आयरन का पीस चिपका दिया है। तुम अगर इससे भी देखना, एक अगर कील चिपका दो तो आयरन की कील चिपक जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये मैग्नेट थी, इसने इसे मैग्नेटाइज किया और इसने इसके साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर दिया। यही होता है। अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं इसी को डायमैग्नेटिक के अंदर, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम रखते हैं किसको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। देखो तो जैसे अभी बेसिकली यहाँ से जा रही हैं, ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट जा रही हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इसके अंदर क्या रखेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे तो मैक्सिमम ये लाइन को देखो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, इस तरीके से अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये होता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन इसी के अंदर से गुजरेंगी। क्या समझे, मतलब ये जो यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, हाईली कंसंट्रेटेड, इसका मतलब ये है। और अगर हम क्या देखने को मिलते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या देखने को मिलता है। देखो सेम टू सेम ऐसा ही नेचर देखने को मिलेगा। मतलब जो मान लो अगर हमने क्या कहा कि हमारे पास एक लिक्विड या पाउडर जो भी है फेरोमैग्नेटिक का, उसको रखा इस तरीके से, तो इसका जो शेप इस तरीके से ये शेप ज़्यादा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं।
समझे कि नहीं समझे? क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है। तो यहाँ केस देखने को मिलेगा, ए वाला जो साइड है ये ज़्यादा डाउन हो जाएगा और यहाँ ज़्यादा अप देखने को मिलेगा। क्या समझे? इस तरीके से। अब हम बात करते हैं आगे की। और अगर वही बात है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, मान लो कोई आयरन की रॉड हमने सस्पेंड करी इस तरीके से, तुम सस्पेंड करोगे तो ये बेसिकली जस्ट ऐसा फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेवियर शो करेगी, मतलब पैरामैग्नेटिक स्टेट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो क्या समझ में आया है? अब जो अगली हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं किसके ऊपर? ससेसिबिलिटी के ऊपर। देखो तुमने, अगर तुम्हें एक सिंपल सी अगर पिछले वाली वीडियो से एक बात याद हो कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एक ससेसिबिलिटी का फॉर्मूला आता है एक्स एम इक्वल टू होता है एम अपॉन एच। क्या होता है? एम अपॉन एच। तो हमें फेरोमैग्नेटिक में देखने को मिलता है कि एम मतलब मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच के कंपैरिजन में। ये रही सिंपल सी बात। तो हम क्या देखते हैं कि इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है और क्या रहती है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो रहेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। देखो अगर मान लो हम क्या देखते हैं, हमने कहा ससेसिबिलिटी अगर तुम्हें समझ में आ जाती है तो बाकी तुम्हें रिलेटिव परमिबिलिटी कोई बड़ी बात नहीं है। रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू फॉर्मूला क्या था? 1/xm ससेसिबिलिटी। देखो अब एक बात तो तुम्हें पता है कि अगर इसकी वैल्यू लार्ज है तो इसकी वैल्यू भी लार्ज ही हो जाएगी। तो हम क्या देखने को मिलेगी? रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड वेरी लार्ज, मतलब 1000 तक भी होती है। जैसे अगर हम आयरन के लिए देखें तो आयरन के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है? 1000। और अगर कोई तुमसे कहे कि क्या बोलते हैं ससेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, ससेसिबिलिटी की 99 होगी, और क्या होगी? एक ही घटाना तो घुमा के। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है टेम्परेचर का बिहेवियर। देखो यहाँ जो टेम्परेचर का बिहेवियर कुछ इस तरीके से कि ससेसिबिलिटी इज इक्वल टू सी डैश अपॉन टी माइनस टी सी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड क्यूरी लॉ या क्यूरी वेस लॉ बोलते हैं। अब देखो ऐसा होता है कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे इसकी मतलब ससेसिबिलिटी घटती जाती है, फिर बोलें इसका मैग्नेटाइजेशन कम होता जाता है। मान लो जब टेम्परेचर कम था तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा आयरन का पीस, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खोता जाएगा खोता जाएगा खोता जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो किस में चेंज हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में। मैंने पिछली वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया इसको। और टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट बिहेवियर शो करना लगेगा। अब क्यों करता है? क्योंकि जो अलाइनमेंट होता है वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है डाइपोल मूवमेंट का, तो इस तरीके से पहुंच जाता है। तो ये ऐसा देखने को मिलता है। जिस टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में जाते हैं उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या? क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर। ये होता है टीसी। तो मुझे उम्मीद है क्या तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ याद रखनी है कि जो किसी भी फेरोमैग्नेटिक में जो भी मैग्नेटाइजेशन होता है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर जिसके अंदर रख रहे हो, कुछ उसकी हिस्ट्री मतलब पास्ट का भी कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। क्योंकि हमने देखने को मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, अगर तुम उसको एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे ना तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटाइज बिहेव करने लगे, मतलब कुछ भी पहले से भी होगा। इन सबको हम लोग पढ़ेंगे हिस्टेरिसिस के अंदर। ये वाला हिस्टेरिसिस ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये देखने को मिलता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं अगर तुम मैग्नेट हटा दोगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से हटा दोगे तो फिर भी उसके अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ये सब वैल्यू मतलब उसके अंदर फिर भी तुम्हें मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के लिए मैं क्या कहूँगा कि अब बनाओ तुम एक टेबल, तीन तीन ये बनाओ। यहाँ हम इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे, हम डायमैग्नेट के ऊपर, यहाँ पैरामैग्नेटिक, यहाँ फेरोमैग्नेटिक के ऊपर। क्या समझे? देखो, जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये होता है फीबली रिपेल्ड, पिछली अभी यही पढ़ा है ना। ये होता है फीबली अट्रैक्टेड, ये होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड। देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसका अलाइनमेंट देखने को मिलता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ जो मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलता है वो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है उनके भी डायपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। और यहाँ देखने को मिलता है यहाँ स्ट्रॉन्ग, मतलब जस्ट इसी का है लेकिन यहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। जबकि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करता है, और ये करता है वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। इतनी सी कहानी हो गई है। जब हम कोई मटेरियल की क्या लेते हैं, उसको सस्पेंड करते इस तरीके से, तो ये क्या करता है, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से, तो डायमैग्नेटिक इसके जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर हो जाता है, जस्ट परपेंडिकुलर। और जबकि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उसकी जस्ट हॉरिजॉन्टल आ जाते हैं, मतलब पैरेलल आ जाते हैं, और इसमें भी पैरेलल देखने को मिलता है। अब पांचवा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ससेसिबिलिटी के ऊपर। तो इसकी ससेसिबिलिटी जो वैल्यू डिपेंड कर, वो उसकी वैल्यू होती है -1 से और 0 के बीच में। और जबकि इसकी तो हमें ससेसिबिलिटी देखने को मिलेगी वो 0 से इसके बीच में देखने को मिलेगी। वैसे एक प्रकार के इस वेरी स्मॉल नंबर होता है, ज़्यादा घबराना नहीं है। देखो, और जबकि यहाँ तो मैं ससेसिबिलिटी की वैल्यू देखने को मिलेगी फेरोमैग्नेटिक के अंदर वो 1000 से ज़्यादा रहो, 1000 से ज़्यादा हो गई। अब हम बात करते हैं छठवें पॉइंट के ऊपर, वो है क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। म्यू आर जो वैल्यू हो, देखो बेसिकली है कि 1 प्लस ससेसिबिलिटी कर दो, तो इसकी वैल्यू होती है म्यू आर से लेके 0 और 1 के बीच में। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू आर और 1 प्लस ए वेरी स्मॉल नंबर, मतलब इन दोनों के बीच में करती है वेरी। जबकि इसकी यहाँ फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 होती है, क्योंकि 1 जस्ट ऐड ही तो करते जाना है। और अगर हम परमेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, देखो म्यू मतलब उसकी मटेरियल की, और ये होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। इसकी वैल्यू यहाँ कम देखने को मिलेगी, यहाँ जस्ट इस तरीके से देखने को मिलेगी, और यहाँ म्यू इज़ मच ग्रेटर देन म्यू नॉट। अगर परमेबिलिटी से रिलेटेड परेशानी हो तो मैं बता दूं, एक प्रकार का रेशियो है, और म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, मतलब परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल अपॉन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा है ना, इसी तरीके से रिलेटिव परमेबिलिटी। देखो, अब देखो एक इसका इम्पोर्टेंट और है, ये 7वां हो गया। 8वां इम्पोर्टेंट इसका ये पॉइंट है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। जो डायमैग्नेटिक होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होते हैं, मतलब उनकी ससेसिबिलिटी की वैल्यू इनवर्सली टेम्परेचर होती है। और जबकि फेरोमैग्नेटिक है, उनके पास उनकी कहानी कुछ अलग तरीके से है, T-TC, और T इज़ ग्रेटर देन TC। इसको बोलते हैं क्यूरी लॉ, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड क्यूरी लॉ। अब देखने को मिलता है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक, जैसे मान लो मटेरियल रखा था, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो जो डायमैग्नेटिक होते हैं उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन नहीं बचता है।
ना ही इसके अंदर डायमैग्नेटिक के अंदर बचता है, ना पैरामैग्नेटिक के अंदर बचता है। लेकिन अगर तुमने एक बार फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती हैं, मतलब वो जस्ट वीक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। कभी देखा होगा कि तुम अगर एक्स गरा किया होगा तो जो हम कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करने लगते हैं, मतलब मैग्नेट की तरह वर्क करने लगते हैं, आयरन के पीसेस भी। देखो अगर तुम क्या करो, इस तुम्हारे पास आयरन है, सॉरी मैग्नेट है, उसके पास तुम ऐसे नीडल रखे रहोगे ना, चिपकाए रहोगे 5-10 दिन के लिए ना, ये नीडल को हटाओगे ना तो ये भी इस मैग्नेट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगी। समझे कि नहीं समझे? अब देखो 10वां पॉइंट ये है हिस्टैरिसीस के ऊपर। हिस्टैरिस अगली वीडियो में कवर करेंगे अपन। देखो हिस्टैरिसीस की कहानी ये है कि हिस्टैरिसीस बताता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड से हटा देते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन बचा रहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब देखो इसको हमने हटाया तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड बची ही नहीं, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची नहीं, मतलब कोई मैग्नेटाइजेशन बचा ही नहीं है, तो इसके अंदर नो हिस्टैरिसीस, इसके अंदर नो हिस्टैरिसीस। लेकिन तुम्हें हिस्टैरिसीस देखने को मिलेगा। हिस्टैरिसीस काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब देखो फिजिकल स्टेट तो बेसिकली जो देखने को मिलती है, जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो जनरली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में पाए जाते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो भी सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाए जाते हैं। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो जनरली सॉलिड की फॉर्म में ही पाए जाते हैं, जैसे निकल हुआ, कोबाल्ट हुआ, आयरन हुआ। अब देखो एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, जैसे कॉपर N2 और H2O, लिक्विड, गैस, सॉलिड। देखो एल्युमिनियम O2 Cu Cl2, मतलब सॉलिड, ये बेसिक सॉलिड है, ये गैस के फॉर्म में है। अब देखो इसके अंदर पाए जाते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, Fe2O3 और भी बाकी मटेरियल। तो मुझे उम्मीद है कि तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। मुझे पता है कि थोड़ा बोरिंग सा लगा होगा, समझ मतलब ज़्यादा लगा होगा, हाँ आसान है, लेकिन तुम्हें कुछ पॉइंट में दिक्कत आई होगी, वो होगा ससेसिबिलिटी से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। तो ससेसिबिलिटी अगर अच्छे से समझना है तो मैं क्या कहूँगा कि पिछली वाली वीडियो देख लो, जिसमें मैंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में, वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि आखिर ससेसिबिलिटी क्या होती है और क्या शो करती है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा।